हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द क्लासेस। जैसे कि आप जानते हैं, हम पिछले कुछ क्लासेस से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। अभी तक हम कंज्यूमर थ्योरी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो उन वीडियोस को देखिए, इसके डिस्क्रिप्शन में आपको उन वीडियोस का लिंक मिल जाएगा। अगर आपको वीडियोस अच्छे लग रहे हैं, इंफॉर्मेटिव लग रहे हैं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो। आज की क्लास में हम प्रोड्यूसर थ्योरी के जो क्वेश्चंस हैं उनको शुरू करेंगे। कंज्यूमर थ्योरी के 2024 तक जितने भी पीवाईक्यूज पूछे गए हैं, आई हैव कवर्ड देम ऑल इन वेरी वेरी डिटेल्ड मैनर। ठीक है, 2012 से 2024 तक के क्वेश्चंस जो हैं वो हम कवर कर रहे हैं। अरेंज दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। कंसीडर ए कॉफ डगलस प्रोडक्शन फंक्शन। हमारा जो प्रोडक्शन फंक्शन है वो कॉफ डगलस प्रोडक्शन फंक्शन है, विच इज क्यू इज इक्वल टू ए की पावर अल्फा एल की पावर बीटा, विच इज ए होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 4। दिस इज, ये क्या हुआ, होमोजीनियस फंक्शन जिसकी डिग्री क्या है, 4 है। इस चीज का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अगर आप अपने जो इनपुट्स है, ठीक है, अपने इनपुट्स को आप सेम फैक्टर से बढ़ाएंगे, ठीक है, यानी कि आप लेबर भी 50% बढ़ाते हैं और कैपिटल भी 50% से बढ़ाते हैं, तो जो आपका आउटपुट है वो टी की पावर 4 से बढ़ जाएगा। अब इसको कैसे बताते हैं? जैसे आपने 50% से बढ़ाया, ठीक है, तो 0.2 की पावर 4। अगर आप अपने कैपिटल को भी टी से बढ़ाते हैं, अपने लेबर को भी टी से बढ़ाते हैं, ठीक है, तो आपका जो आउटपुट है वो कितने से बढ़ जाएगा, टी की पावर 4। ये मतलब होता है होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 4। ऑफ व्हाट डिग्री ऑफ होमोजेनिटी आर इट्स मार्जिनल प्रोडक्ट फंक्शन। ठीक है, अगर हमें, ध्यान से सुनिएगा इस फंक्शन को, अगर हमें कॉफ डगलस प्रोडक्शन फंक्शन की होमोजेनिटी की डिग्री गिवन होती है और उससे हमें मार्जिनल प्रोडक्ट्स की डिग्री निकालनी होती है, चाहे वो मार्जिनल प्रोडक्ट लेबर हो या फिर वो मार्जिनल प्रोडक्ट कैपिटल हो, तो हम क्या करते हैं, जो डिग्री ओरिजिनल कॉफ डगलस प्रोडक्शन फंक्शन की है उसमें से एक को माइनस कर देते हैं। जैसे कि इसमें ओरिजिनल होमोजेनियस फंक्शन की क्या डिग्री है, 4। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 4 में से एक माइनस कर देंगे, तो मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर की होमोजेनिटी की डिग्री क्या होगी, 4 - 1 इज इक्वल टू 3। मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल की क्या होगी, 4 - 1 इज इक्वल टू 3। यानी कि मार्जिनल प्रोडक्ट की डिग्री ऑफ होमोजेनिटी क्या हो गई, 3। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो गया, बी। बी इज आर करेक्ट आंसर। फॉर फ्यूचर रेफरेंसेस आप इसको कैसे समझ सकते हैं, आप अपनी कॉपी में इसको कैसे नोट डाउन कर सकते हैं, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। आप इसको इस तरीके से समझ लीजिए कि अगर एक कॉफ डगलस प्रोडक्शन फंक्शन है और उस कॉफ डगलस प्रोडक्शन फंक्शन की जो डिग्री ऑफ होमोजेनिटी है वो है n, ठीक है, n डिग्री का कॉफ डगलस प्रोडक्शन फंक्शन है, तो अब अगर हम इसके मार्जिनल प्रोडक्ट्स की डिग्री निकालेंगे तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, n - 1। ओरिजिनल जितनी भी डिग्री है उसमें से एक को हटा देंगे। अगर ये 10 है तो मार्जिनल प्रोडक्ट की होमोजेनिटी की डिग्री 9 आ जाएगी। अगर ये 5 है तो 4 आ जाएगी। अगर ये 3 है तो 2 आ जाएगी। ठीक है, आपको क्या करना है, 1 सब्ट्रैक्ट कर देना है। आई होप दिस इज क्लियर। इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अरेंज द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। क्या करना है, इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना है। मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि अगर आपको एक रैंडम गैस लेना है, अगर आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर लेट्स से किसी क्वेश्चन का पता भी नहीं है एग्जाम में, तो भी आपको क्या करना है बेटा, आपको टीचर ने जिस ऑर्डर में वो क्वेश्चंस पढ़ाए हैं ना, आपको उसी ऑर्डर में वो सॉल्व करने हैं। ठीक है, उसी ऑर्डर में लिखना है। 90% ऑफ द केसेस में वो चीज ठीक होती है। तो याद कीजिए, जब मैंने आपको प्रोडक्शन थ्योरी पढ़ाई थी तो प्रोडक्शन थ्योरी के अंदर
मैंने आपको क्या पढ़ाया था? सबसे पहले मैंने आपको पढ़ाया था लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, ठीक है, विच इज फोर्थ। ठीक है, सबसे पहले मैंने आपको लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन बताया। हम अपनी कॉमन सेंस के साथ साथ इसमें कॉमन सेंस के साथ साथ इसको सोल्व करते हुए जाएंगे। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन क्या है? फोर्थ, यानी कि हमने सबसे पहले क्या पढ़ा? फोर्थ पढ़ा। सबसे पहले फोर्थ आना चाहिए, इसमें फोर्थ आ रहा है नहीं, इसमें फोर्थ आ रहा है नहीं, इसमें फोर्थ आ रहा है नहीं। फोर्थ किस में आ रहा है? सबसे पहले केवल एक ऑप्शन में फोर्थ आ रहा है, विच इज द ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी क्या हो गया आपका? करेक्ट ऑप्शन हो गया। आंसर पे तो आप इससे पहुंच गए एलिमिनेशन मेथड से, जो कि मैंने आपको कंज्यूमर थ्योरी में भी समझाया है कि ये मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कंज्यूमर थ्योरी में भी मैंने आपको बताया कि बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होंगे कि आपको केवल एक बेसिक इंफॉर्मेशन पता होगी और उस बेसिक इंफॉर्मेशन की हेल्प से आप पूरा का पूरा क्वेश्चन सोल्व कर पाएंगे। जैसे कि यहाँ पे देखिए, बिल्कुल बेसिक इंफॉर्मेशन आपको थी कि जब भी मैम ने प्रोडक्शन थ्योरी पढ़ाया तो इन चारों में से सबसे पहले मैम ने लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन पढ़ाया, उससे आपने पूरे क्वेश्चन को सोल्व कर दिया। सबसे पहले मैंने आपको लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन पढ़ाया, उसके बाद में मैंने आपको क्या पढ़ाया? उसके बाद में मैंने आपको कोप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन पढ़ाया। फिर उसके बाद में मैंने आपको क्या पढ़ाया? CES कांस्टेंट इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्शन फंक्शन पढ़ाया। फिर उसके बाद में मैंने आपको क्या बताया? फिर उसके बाद में मैंने आपको ट्रांसलोग प्रोडक्शन फंक्शन जो है वो पढ़ाया। ठीक है, क्वेश्चन आपका पहले ही सोल्व हो गया है, लेकिन मैं आपको और एडिशनल इंफॉर्मेशन दे देती हूँ। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन जो है वो वन ऑफ द अर्लीस्ट कॉन्सेप्ट है प्रोडक्शन थ्योरी में, जिसमें हम ये बताते हैं कि शॉर्ट रन में कुछ जो हमारे फैक्टर्स होते हैं वो फिक्स्ड होते हैं, कुछ फैक्टर्स वेरिएबल होते हैं। और ये इस चीज को बताता है कि इन शॉर्ट रन जब हम अपने वेरिएबल फैक्टर्स को बढ़ाते हैं तो एक टाइम ऐसा आता है कि वेरिएबल फैक्टर के बढ़ाने के बाद भी जो हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट है वो डिमिनिश कर जाता है, मार्जिनल प्रोडक्ट हमारा नेगेटिव हो जाता है और हमारा जो टोटल प्रोडक्ट है ओवरऑल वो डिक्रीज करना शुरू हो जाता है। कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन जो है वो इंट्रोड्यूस किया था चार्ल्स कॉब एंड पॉप डगलस ने। किसने बनाया था ये? चार्ल्स पोल एंड कोब डगलस। ठीक है, चार्ल्स पोप एंड कोब सॉरी चार्ल्स कोब एंड पॉल डगलस ने बनाया था 1920s में। और ये एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है प्रोडक्शन थ्योरी में, जैसे कि आपने मेरी रेगुलर क्लासेस में भी देखा होगा कि जो कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन है उसमें हमने बहुत डिटेल में डिस्कशन किया था। पूरा का पूरा एक लेक्चर जो था वो कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन को ही डेडिकेटेड था। फिर इसके बाद में कांस्टेंट इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन आया, जो कि डेवलप किया गया चार इकोनॉमिस्ट के द्वारा, एरो, चेनरी, मिन्हास एंड सोलो। एरो, चेनरी, मिन्हास एंड सोलो। इट वाज डेवलप्ड इन 1960s। और ये जो है ये जनरलाइज करता है कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन को। और जैसे जैसे इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन डिफर करती है उस तरीके से, जैसे जैसे इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन डिफर करेगी, चेंज करेगी, उसी तरीके से हमको डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्शन फंक्शन देखने के लिए मिलेंगे। ट्रांसलॉग प्रोडक्शन फंक्शन जो है वो रिसेंटली डेवलप हुआ है 1970s में, और ये एक फ्लेक्सिबल फंक्शनल फॉर्म है। ठीक है, और ये अलाउ करती है फॉर वेरिंग इलास्टिसिटीज ऑफ सब्स्टिट्यूशन बिटवीन इनपुट्स। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। और ये जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है ये याद रखना, क्योंकि ये क्वेश्चंस में काफी बार रिपीट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। This is our next question. The producer will substitute capital for labor till he reaches that point of isoquant at which producer जो है वो substitute करेगा capital को for labor किस point तक? till he reaches the point isoquant at which the price of the good produces equals wage rate नहीं, मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन इक्वल्स इंटरेस्ट रेट नहीं, मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन इक्वल्स मार्जिनल रेवेन्यू नहीं, मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन इक्वल्स द रेशियो ऑफ मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर एंड कैपिटल। दिस इज द करेक्ट आंसर। मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन हमारा होता है इज इक्वल टू
MPL डिवाइड बाई MPK। आई होप इतने में आपको कोई भी जो कंफ्यूजन है वो नहीं होगा। देखिए आइसोक्वांट का मैंने आपको कॉन्सेप्ट जो था वो बहुत डिटेल में पढ़ाया हुआ है, यहाँ पे मैं डिटेल में बता देती हूँ, बहुत शॉर्ट में बताती हूँ। आइसोक्वांट जो है दैट इज सिमिलर टू इंडिफरेंस कर्व इन कंज्यूमर थ्योरी। ठीक है, कंज्यूमर थ्योरी में जो इंडिफरेंस कर्व काम करता है, प्रोड्यूसर थ्योरी में सेम काम हम आइसोक्वांट्स के द्वारा करते हैं। तो आइसोक्वांट क्या बताता है? आइसोक्वांट वो सारे इनपुट कॉम्बिनेशन बताता है जो कि सेम लेवल ऑफ आउटपुट को प्रोड्यूस करते हैं। ऑल दोज इनपुट कॉम्बिनेशंस which produces same level of output। क्या मतलब है इस बात का? इस बात का सिंपल सा मतलब है कि अगर आपको 100 यूनिट ऑफ आउटपुट बनाना है तो 100 यूनिट ऑफ आउटपुट बनाने के लिए आप कितने डिफरेंट रेशोस में, कितने डिफरेंट प्रोपोर्शन में लेबर एंड कैपिटल का यूज कर सकते हैं, वो हमें आइसोक्वांट से पता चलता है। ठीक है, आइसोक्वांट का जो स्लोप होता है उसको हम MRTS बोलते हैं। आइसोक्वांट का जो शेप होता है वो ऐसा होता है। ठीक है, जस्ट लाइक इंडिफरेंस कर्व, जिसमें हम y एक्सिस पे कैपिटल लेते हैं और x एक्सिस पे हम लेबर लेते हैं। और बेटा क्या होता है, दिस इज आइसोक्वांट जो कि एक डिफरेंट लेवल ऑफ आउटपुट को बता रहा है। लेट्स से 100 यूनिट ऑफ आउटपुट अगर हम इस लेवल पे प्रोड्यूस करें तो हम ओके अमाउंट ऑफ कैपिटल को यूज करेंगे एंड OL अमाउंट ऑफ लेबर को यूज करेंगे। जैसे ही हम इस पॉइंट पे प्रोड्यूस करते हैं, लेट्स से हम डिसाइड करते हैं कि एक ही जगह हमको पॉइंट बी पे प्रोड्यूस करना है, तो क्या होगा, हमारे कैपिटल जो है वो घट जाएगा और जो लेबर है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, तो डिफरेंट डिफरेंट रेशियोज, डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशंस हमको देखने के लिए मिलेंगे और ये जो कॉम्बिनेशंस है सारे मिलके आउटपुट एक जैसा ही बनाएंगे, आउटपुट विल बी सेम। ये जो कर्व है आइसोक्वांट, इसके स्लोप को हम MRTS बोलते हैं, विच इज नोन एज द मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्सटीट्यूशन। मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्सटीट्यूशन जो प्रोड्यूसर थ्योरी में है दैट इज इक्विवेलेंट टू द मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन इन कंज्यूमर थ्योरी। कंज्यूमर थ्योरी में जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन है, सेम काम मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्सटीट्यूशन प्रोड्यूसर थ्योरी में करता है। अब मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्सटीट्यूशन क्या होता है? It is marginal rate of technical substitution. It is the rate at which, क्या रेट है ये, जिसमें हम फैक्टर्स को सब्सटीट्यूट कर सकते हैं। रेट at which factors can be substituted at margin without changing the level of output। ये हमें क्या बताता है? ये हमें बताता है वो रेट जिस रेट से हम अपने फैक्टर्स को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं यानी कि लेबर को कैपिटल की जगह यूज कर सकते हैं और कैपिटल को लेबर की जगह यूज कर सकते हैं। जब हम जनरल बात करते हैं तो हम बात करते हैं मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन ऑफ लेबर फॉर कैपिटल। ठीक है, ऑफ लेबर फॉर कैपिटल। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि हम कितने कैपिटल्स, कितने यूनिट्स ऑफ कैपिटल को रिप्लेस करेंगे बाय 1 यूनिट ऑफ लेबर, या फिर हम इसको लिख सकते हैं कि 1 यूनिट ऑफ लेबर कितने यूनिट ऑफ कैपिटल को रिप्लेस करता है। ठीक है, यानी कि हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, नंबर ऑफ यूनिट ऑफ कैपिटल, वो यूनिट ऑफ कैपिटल जो कि केवल एक सिंगल लेबर रिप्लेस कर सकता है और हमारा जो आउटपुट का लेवल है वो चेंज नहीं होगा। MRTS LK इज इक्वल टू, एक फॉर्मूला होता है इसका चेंज इन K डिवाइड बाई चेंज इन L, एक होता है मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर डिवाइड बाई मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल, और भी फॉर्मूले होते हैं, जब टाइम आएगा तब देखेंगे। इसमें मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन की बात हुई थी, इतना डिटेल में मैंने डिस्कशन इसीलिए किया है
क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आइसो क्वांट और एमआरटीएस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आपकी किस्मत अच्छी है, अगर आपकी किस्मत अच्छी है तो एक ना एक टॉपिक तो आपको इस एग्जाम में देखने के लिए मिल ही जाएगा। दैट इज वाई आई हैव डन दैट। आई होप इतने में आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन होता है तो आप मुझे रीच आउट कर सकते हैं, आप कमेंट सेक्शन में नीचे लिख सकते हैं, और अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं देन प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लेट्स सी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। इन ए कॉम्पिटिटिव मार्केट ए टैक्स ऑन वेज इनकम फॉल्स होली ऑन लेबर। यानी कि आप ये मानिए कि वेज है और वेज पे टैक्स लगा है, उस टैक्स का सारा बर्डन लेबर बियर कर रहा है। लेबर बियर कब करेगा टैक्स का सारा बर्डन, आप मुझे बताइए। Why will the labor bear all the burden of tax? देखिए, ये तभी पॉसिबल है जब जो हमारी लेबर सप्लाई है वो इन इलास्टिक हो। हमारी लेबर सप्लाई इज इन इलास्टिक। लेबर सप्लाई इन इलास्टिक होने का क्या मतलब है? जब भी इन इलास्टिक डिमांड या इन इलास्टिक सप्लाई की हम बात करते हैं तो हम एक चीज बहुत क्लियर समझ आते हैं कि प्राइस के चेंज होने से क्वांटिटी डिमांडेड या क्वांटिटी सप्लाइड पे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे क्योंकि हम लेबर सप्लाई की बात कर रहे हैं तो हमें ये समझना होगा कि जब हम लेबर सप्लाई इन इलास्टिक होने की बात करते हैं तो इसका मतलब ये है कि वेज रेट चेंज होने की वजह से जो लेबर सप्लाई है उस पर कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। यानी कि जो वर्कर्स हैं वो वेज चेंज होने के लिए ज्यादा रिस्पॉन्सिव नहीं है। वर्कर्स आर नॉट वेरी मच रिस्पॉन्सिव टू द चेंज इन वेजेस। इसीलिए जो टैक्स है वेज इनकम का वो पूरा का पूरा लेबर पे आके पड़ेगा, क्योंकि इवन इफ वेज रेट कम हो जाता है तो भी जो वर्कर्स हैं वो अपनी सप्लाई को कंटिन्यू करेंगे, दे विल स्टिल कंटिन्यू कीप डूइंग वर्क। डजेंट मैटर उनका जो टैक्स है उसकी वजह से वेज रेट कम हो रहा है, वो अपनी लेबर सप्लाई को कम नहीं करेंगे। इसीलिए जो सारा बर्डन है टैक्स का उनको बियर करना पड़ेगा। अगर लेबर सप्लाई इलास्टिक होती, अगर लेबर सप्लाई इलास्टिक होती तो उस केस में जो वर्कर्स हैं वो अपनी लेबर को थोड़ा कम करते टैक्स लगने की वजह से, और उस केस में जो हमारा टैक्स बर्डन है वो थोड़ा सा एम्प्लॉयर भी बियर करते। तो लेबर सप्लाई इन इलास्टिक है तो क्या है बेटा, ऑल बर्डन विल बी बियर बाय वर्कर्स। ठीक है, लेबर सप्लाई हमारा इलास्टिक है। ठीक है, लेबर सप्लाई हमारा इलास्टिक है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जो वर्कर्स हैं वो अपना will shift some of its burden to producer, और फिर प्रोड्यूसर भी थोड़ा सा ये जो टैक्स है इसको बियर करेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या है, होली आएगा लेबर पे, पूरा का पूरा लेबर पे आ जाएगा व्हेन लेबर सप्लाई इज इन इलास्टिक। लेबर सप्लाई इन इलास्टिक ए में है तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया ए। मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि अगर चार ऑप्शन है, चार ऑप्शन में से दो ऑप्शन कंप्लीटली एक दूसरे के ऑपोजिट है तो उनमें से बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी बनती है 90% ऑफ द केसेस में उन दोनों में से ही एक आंसर ठीक होगा। जो आपस में एक दूसरे के ऑपोजिट हैं उन दोनों में से कोई एक आंसर ठीक होगा। जैसे कि आप देखिए इसमें ऑप्शन देखिए, लेबर सप्लाई इज इन इलास्टिक एंड लेबर सप्लाई इज इन इलास्टिक। ए और बी जो है वो कंप्लीटली ऑपोजिट है एक दूसरे के। तो कहीं भी अगर ऐसा ऑप्शन आपको मिलता है कि दो कंप्लीटली ऑपोजिट है तो 90% ऑफ द चांसेस ये होते हैं कि इन दोनों में से ही कोई एक करेक्ट ऑप्शन आपको देखने के लिए मिलेगा। तो इन केस में आप दो ऑप्शन को क्लियरली एलिमिनेट कर सकते हैं। आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद में हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। फॉर डाउनवर्ड मूवमेंट अलोंग द आइसोक्वांट, देखिए आइसोक्वांट पे क्वेश्चन आ गया फिर से। एमआरटीएस ऑफ लेबर पर यूनिट ऑफ कैपिटल इज गिवन बाय,
MRTS LK, ठीक है। जब हम इसको, मैंने क्या बताया था, दिस इज मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर एंड मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल, ये मैंने आपको बताया था। इतने में कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझे बताइए। अगर कंफ्यूजन नहीं है, जब हम इसको डेरिवेटिव की फॉर्म में लिखेंगे तो इट विल बी ए, दिस इज डी के डिवाइड बाई डी एल, और ये माइनस होगा हमेशा। MRTSL के हमेशा क्या होता है, माइनस होता है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, करेक्ट ऑप्शन आपका ए हो गया, ठीक है। इतने में कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझे बताइए। अगर कोई कंफ्यूजन नहीं है तो हम आगे बढ़ते हैं। Assertion: In short run, the marginal cost of output is the cost of additional labor and material used in the production. बिल्कुल सही बात है। मार्जिनल कॉस्ट जो होती है वो होती है जो हमारी एडिशनल को लेबर और मटेरियल यूज होता है, एडिशनल लेबर और मटेरियल जो हमारा यूज होता है। मैंने आपको बताया है कि शॉर्ट रन में हमारी दो तरीके की कॉस्ट होती है। पहली हमारी होती है फिक्स्ड कॉस्ट, दूसरी हमारी होती है वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट वो होती है जो कि हम शॉर्ट रन में चेंज नहीं कर सकते, पहली बात। और दूसरी बात, ये जो कॉस्ट होती है इसका आउटपुट से कोई लेना देना नहीं होता है। अगर आप कोई आउटपुट प्रोड्यूस नहीं करते हैं, अगर आप जीरो लेवल ऑफ आउटपुट भी प्रोड्यूस करते हैं तो भी ये कॉस्ट आपको बियर करनी पड़ती है। और दूसरा होता है वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। जैसे जैसे आपका आउटपुट बढ़ता है वैसे वैसे आपका वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ता है। तो इसमें क्या कहा गया है, मार्जिनल कॉस्ट इज ऑल्सो द वेरिएबल कॉस्ट। तो आप जितना एडिशनल लेबर और मटेरियल यूज करेंगे आपका कॉस्ट उतना ही बढ़ेगा। मटेरियल्स एंड लेबर यूज्ड इन प्रोडक्शन अलोन वेरी इन द शॉर्ट रन, करेक्ट। हम जितना रॉ मटेरियल यूज करेंगे, जितना लेबर यूज करेंगे, शॉर्ट रन में केवल वही वेरी कर सकता है। यानी कि हमारा असर्शन भी ठीक है, हमारा रीजन भी ठीक है। क्योंकि हमारी ये दोनों ठीक है तो देखिए, ए इज करेक्ट बट आर इज इनकरेक्ट, ये वाला ऑप्शन तो गलत हो गया क्योंकि हमारे दोनों सही है, और ये वाला भी गलत हो गया। अब हमें देखना है कि ए एंड आर करेक्ट तो है, लेकिन क्या आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन है? तो मैंने बोला बिल्कुल सही एक्सप्लेनेशन है। मैंने भी आपको कॉन्सेप्ट भी बताया कि शॉर्ट रन में केवल वेरिएबल कॉस्ट वेरी करती है, मार्जिनल कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट है, इसीलिए वो वेरी कर रही है एडिशनल कॉस्ट, ठीक है। तो क्या हो गया मेरा, both A and R are correct and R is the correct explanation of A. तो करेक्ट आंसर क्या हो गया, सी हो गया, ठीक है। अगर आप इस चीज के लिए श्योर है कि असर्शन भी ठीक है और रीजन भी ठीक है, तो आप इसको एक तरीके से और सोल्व कर सकते हैं। आप डी को एलिमिनेट कर सकते हैं क्योंकि डी में लिखा हुआ है बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट एंड वी नो कि असर्शन और रीजन दोनों ही ठीक है। तो जब हम तीनों ऑप्शंस को एलिमिनेट करेंगे तो ओनली ऑप्शन जो हमारे पास बचेगा वो होगा ऑप्शन सी, एंड ऑप्शन सी ही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एट द पॉइंट ऑफ टेंजेंसी बिटवीन शॉर्ट रन एवरेज टोटल कॉस्ट कर्व, शॉर्ट रन टोटल कॉस्ट कर्व एंड लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व, यानी कि एक ऐसा पॉइंट है जिसपे शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व और लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व दोनों टेंजेंट है। द शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट क्या होगा, देखिए द शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट उस पॉइंट पे क्या होगा। देखिए एक ऐसा पॉइंट जहां पे शॉर्ट रन एवरेज टोटल कॉस्ट इक्वल है, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट इक्वल है, उस पॉइंट पे शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट भी लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट के इक्वल होती है, एंड दैट इज नोन एज द इक्विलिब्रियम ऑफ परफेक्ट कंपटीशन। ये हमारा क्या होता है, परफेक्ट कंपटीशन में इक्विलिब्रियम की भी एक कंडीशन होती है, लॉन्ग रन एवरेज मार्जिनल कॉस्ट। इसको ड्रॉ करते हैं, ठीक है। हमने एक्स एक्सिस पे आउटपुट लिया, एक्स एक्सिस पे आउटपुट लिया, और वाई एक्सिस पे हमने एवरेज एंड मार्जिनल कॉस्ट लिया, ठीक है बेटा। तो लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट का, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट का, शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट का,
दिस इज लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट कर्व एंड दिस इज शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट कर्व। तो ये क्या होंगी, सारी की सारी इक्वल हो जाएंगी। ठीक है, शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व टेंजेंट है, इसका मतलब इस पॉइंट पे उनके स्लोप सेम है और इस पॉइंट पे मार्जिनल कॉस्ट जो है हमारी इक्वल है। शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट कर्व इक्वल होती है लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट कर्व के एट द पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। ठीक है, इसीलिए पॉइंट ऑफ टेंजेंसी पे क्या होगा, शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट हमारी लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट के इक्वल हो जाएगी। ठीक है, आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। देखिए, मैंने अपने रेगुलर क्लासेस में बहुत डिटेल में बताया है लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट कर्व, शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट कर्व, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व, शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व। ठीक है, और जिन्होंने क्लास बहुत डिटेल में पढ़ी है ना, उनको कोई कंफ्यूजन होगा भी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु इज वाइडली नोन एज द फाउंडर ऑफ ऑस्ट्रियन स्कूल? ऑस्ट्रियन स्कूल के फाउंडर जो है वो कौन है? ठीक है, द ऑप्शन इज डी, कार्ल मेंगर इज द फाउंडर ऑफ ऑस्ट्रियन स्कूल। ये जो स्कूल है, इन्होंने जो मार्जिनल यूटिलिटी थी उस पर बहुत ज्यादा काम किया है, अपनी फाउंडेशनल थ्योरी जो है मार्जिनल यूटिलिटी पे दी है। और जो मार्जिनल यूटिलिटी की थ्योरी है, जैसे कि आप जानते हैं, उन्होंने क्लासिकल इकोनॉमिक्स की थ्योरी को चैलेंज किया और उसी को हम ऑस्ट्रियन अप्रोच टू इकोनॉमिक थ्योरी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एन इकोनॉमिक रीजन ऑफ प्रोडक्शन कंसिस्ट ऑफ, इकोनॉमिक रीजन ऑफ प्रोडक्शन की बात हो रही है, तो याद कीजिए मैंने क्लासेस में आपको पढ़ाया हुआ है कि इकोनॉमिक रीजन ऑफ प्रोडक्शन को हम रिज लाइंस भी बोलते हैं, यानी कि ये रिज लाइन के कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं। तो क्योंकि हम रिज लाइन के कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं, तो मैं चाहती हूँ कि मैं आपको रिज लाइन का जो कॉन्सेप्ट है वो पहले डिटेल में थोड़ा सा आपको समझा दूं, ताकि आप इस क्वेश्चन को कर पाने के लिए थोड़े से एलिजिबल हो जाए। देखिए, रिज लाइन क्या होता है, आप बताइए, व्हाट इज द रिज लाइन? देखिए, इकोनॉमिक रीजन ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है या फिर रिज लाइन क्या होता है, ये एक ऐसा रीजन होता है जिसमें हमारा ऑप्टिमल फैक्टर कॉम्बिनेशन पड़ता है। ठीक है, हमारे जो फैक्टर्स हैं वो टेक्निकली एफिशिएंट है और जो इनके मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स हैं दे शुड बी डिमिनिशिंग, बट मार्जिनल प्रोडक्ट जो है उनका पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, मार्जिनल प्रोडक्ट जो है दैट शुड बी डिमिनिशिंग, डिमिनिशिंग होने के बाद में भी इट शुड बी पॉजिटिव, नेगेटिव नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो हमने क्या किया, इस तरीके से एक डायग्राम बनता है। ठीक है, डायग्राम बनाते हैं और कैपिटल, लेबर, ठीक है, एक ये हो गया, एक ये हो गया, दिस इज ओ ए, दिस इज ओ बी। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। ये जो ओ ए और ओ बी है, ये जो ओ ए ऐसे लिख दीजिए ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। दिस इज ओ ए एंड दिस इज ओ बी। ये जो ओ ए एंड ओ बी है, दीज आर रिज लाइंस। ठीक है, यानी कि ये जो ओ ए ओ बी है, इन्होंने एक ऐसे रीजन को बाउंड किया है जिसमें ये जो मेरा मार्जिनल प्रोडक्ट है फैक्टर का, ये पॉजिटिव है। जैसे ही आप इस रीजन के बियॉन्ड जाएंगे, लेट्स से दिस इज द आइसोक्वांट। ठीक है, आइसोक्वांट में यहां तक आपका जो मार्जिनल प्रोडक्ट है वो पॉजिटिव है। जैसे ही आप इस रीजन के बियॉन्ड जाएंगे, तो जो मार्जिनल प्रोडक्ट है वो क्या होने लगेगा, नेगेटिव होने लगेगा। या तो मार्जिनल प्रोडक्ट लेबर का नेगेटिव होने लगेगा या फिर मार्जिनल प्रोडक्ट आपके कैपिटल का नेगेटिव हो जाएगा। जब हम ओ ए की बात करते हैं तो इसमें मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल का जीरो हो जाएगा इसके बियॉन्ड, और यहाँ पे मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर का जीरो हो जाएगा। तो रिज लाइन को हम ये भी कह सकते हैं कि रिज लाइन
उन आइसोक्वांट का लोकस है जिसमें किसी एक फैक्टर का मार्जिनल प्रोडक्ट जो है वो 0 हो जाता है। ठीक है। Economic region of production consists of the positively sloped portion of all isoquants, the negatively sloped portion of all isoquants। यहीं पर रुक जाइए। ये जो दो ऑप्शन है, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी, ये दोनों एक दूसरे के कंप्लीटली ऑपोजिट है। और मैंने आपको बताया है जब दोनों ऑप्शन एक दूसरे के कंप्लीटली ऑपोजिट होते हैं तो उस केस में बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी होती है कि उन दोनों में से कोई एक आंसर होगा। तो हम क्या करेंगे, बाकी के ऑप्शंस को एलिमिनेट कर देंगे। पॉजिटिवली स्लोप्ड पोर्शन ऑफ ऑल आइसोक्वांट या फिर नेगेटिवली स्लोप्ड पोर्शन ऑफ ऑल आइसोक्वांट। यहाँ पे मैंने क्या बताया है, नेगेटिवली स्लोप्ड पोर्शन ऑफ ऑल आइसोक्वांट। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी। ठीक है। जो इकोनॉमिक रीजन ऑफ प्रोडक्शन होता है वो डिफाइन होता है बाय नेगेटिवली स्लोप्ड पोर्शन ऑफ ऑल आइसोक्वांट, यानी कि आपका जो मार्जिनल प्रोडक्ट है वो डिमिनिशिंग होना चाहिए। ठीक है, इट शुड नॉट बी पॉजिटिव। ठीक है, इतना समझ में आया। और ये जो आइसोक्वांट है जिनकी हम बात कर रहे हैं, ये नॉर्मल जो है जहां पे आइसोक्वांट हमारा कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन है उसकी बात कर रहे हैं। आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन। जब हम इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन की बात करते हैं तो इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन से हमारा मतलब क्या होता है, व्हाट डू वी मीन बाय इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन। इलास्टिसिटी यानी कि एक चीज के चेंज होने पे दूसरा कितना रिस्पोंड करेगा, दैट इज इलास्टिसिटी। जैसे मैंने आपको इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ाया था, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में मैंने आपको क्या पढ़ाया था कि प्राइस चेंज होने की वजह से हमारी क्वांटिटी डिमांडेड कितनी चेंज हो रही है, वो मैंने आपको इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में पढ़ाया था। इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन का क्या मतलब है कि एक जो हमारे एक फैक्टर प्रोडक्शन में दो हम फैक्टर्स को यूज कर रहे हैं, एक हम लेबर को यूज कर रहे हैं, दूसरा हम कैपिटल को यूज कर रहे हैं, तो कितना इजीली हम लेबर को कैपिटल से या कैपिटल को लेबर से सब्स्टिट्यूट कर पा रहे हैं, दैट इज नोन एज द इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन, जैसे ही हमारे रिलेटिव प्राइसेस चेंज होंगे हम अपने इनपुट्स को कितने इजीली, कितने कन्वीनियंस के साथ सब्स्टिट्यूट कर पाएंगे, दैट इज नोन एज द इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ऑप्शंस देखते हैं। द सब्स्टिट्यूशन ऑफ चीपर इनपुट्स फॉर डियरर इनपुट्स, द रेट एट विच इनपुट्स आर सब्स्टिट्यूटेड, नहीं, आधा है, ये आधा है, पूरी बात नहीं है। ये तो ठीक है कि हम किस रेट से इनपुट को सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, बट ये पूरा नहीं है। ए मेजर ऑफ द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ input prices and substitution of cheaper inputs, a measure of responsiveness of input ratio to a change in input price ratio। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, यानी कि इनपुट प्राइस रेशो जो चेंज होगा, हमारे जो इनपुट है यानी कि लेबर और कैपिटल के जो प्राइसेस हैं, वेजेस और इंटरेस्ट रेट जो है वो जो चेंज होगा उसके रिस्पॉन्स में हम इनपुट रेशो को कैसे चेंज करेंगे, वही क्या होता है, वही होता है हमारा द इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया, द करेक्ट आंसर इज सी। आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा, इतने में कोई भी कंफ्यूजन आपको नहीं होगा। अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझे बता सकते हैं। नेक्स्ट इज नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉस्ट इनकर्ड बाय द फर्म इन हायरिंग लेबर इज कॉल्ड एज द एक्सप्लिसिट कॉस्ट। देखिए जो कॉस्ट होती है वो दो तरीके की होती हैं, एक होती है इम्प्लिसिट कॉस्ट, एक होती है एक्सप्लिसिट कॉस्ट। एक्सप्लिसिट कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जिसके लिए हम एक्सपेंडिचर करते हैं, जिसके लिए हम पैसा खर्च करते हैं, जो कि हम मार्केट से हायर करते हैं, जिसके लिए हम एक्सपेंडिचर करते हैं जो कि आपकी मार्केट से हायर की जाती है। इम्प्लिसिट वो कॉस्ट होती है जो कि हम खुद से सप्लाई करते हैं अपने प्रोडक्शन फैक्टर में, सेल्फ सप्लाइड फैक्टर्स जो होते हैं, और इनकी हम इम्प्यूटेड कॉस्ट जो होती है उसको काउंट करते हैं। ठीक है, तो अगर हम किसी चीज को पैसा देके बाहर मार्केट से खरीद रहे हैं
तो वो हमारी एक्सप्लिसिट कॉस्ट का पार्ट है, और कोई चीज हम सेल्फ सप्लाई कर रहे हैं तो वो हमारे इम्प्लिसिट कॉस्ट का पार्ट है, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है कि हमने एक लेबर को हायर किया है। हम अगर लेबर को बाहर से हायर करेंगे तो हमें उसे वेजेस भी देना होगा, दैट इज वाई इट इज द एक्सप्लिसिट कॉस्ट। ठीक है, इतने में कोई कंफ्यूजन? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द मॉडल ऑफ मैनेजरियल एंटरप्राइजेस इज एसोसिएटेड विद, मैनेजरियल एंटरप्राइजेस का जो मॉडल है वो किसने दिया है? इट इज गिवन बाय आर मैरिस। ठीक है, कंप्लीट फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, आप चाहें तो इसे ऐसे ही याद कर लीजिएगा। जब फर्म्स के मैंने डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स बताए थे, तो मैंने बताया था कि फर्म्स का जो ऑब्जेक्टिव होता है, कुछ फर्म्स का मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट होता है, लेकिन कुछ फर्म्स का जो ऑब्जेक्टिव होता है, किसी का सेल्स मैक्सिमाइजेशन होता है, किसी का मैनेजरियल एक्सपेंस मैनेजरियल एंटरप्राइज होता है, किसी का अपना एक मार्केट कैप्चर करने का मॉडल होता है। तो हर फर्म का अपना अलग अलग मॉडल होता है। जब हम मार्केट को डील करेंगे तो इसको और डिटेल में डील करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द लॉन्ग रन कॉस्ट कर्व इज एल शेप्ड रेदर देन यू शेप्ड। जो हमारी लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व है वो एल शेप्ड है रेदर देन यू शेप्ड। ठीक है, देखिए मैंने आपको बताया कि ये हमारा आउटपुट है और ये हमारी कॉस्ट है। ठीक है, और मैंने बताया लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व जो होती है वो यू शेप होती है। ठीक है, और ये जो यू शेप होती है ये अपने अंदर जो डिफरेंट डिफरेंट शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व के प्लांट्स होती है उनको एनवलप कर लेती है, उनको अपने अंदर समा लेती है। इतने में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, नाउ व्हाट इज द इम्पोर्टेंट पॉइंट? इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि जो लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व है वो यू शेप है। वाई? जैसे हमारा आउटपुट बढ़ेगा, हमारी लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट का लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट पहले कम होगी, फिर अपने मिनिमम पॉइंट को हिट करेगी, एंड उसके बाद में हमारी लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट जो है वो बढ़नी शुरू हो जाएगी। यानी कि आप ये देखिए, इस पॉइंट तक हमारी जो है कॉस्ट वो कम हो रही है, और फिर कॉस्ट ने एक मिनिमम पॉइंट को हिट किया, और मिनिमम पॉइंट को हिट करने के बाद में हमारी जो लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट का है वो बढ़ गई है। ठीक है, ये हमारी ट्रेडिशनल थ्योरी थी जब हमने ट्रेडिशनल कॉस्ट थ्योरी की बात की। जब हमने मॉडर्न डेवलपमेंट ऑफ कॉस्ट थ्योरी पढ़ा तो उसमें यह पढ़ा कि जो लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व है वो यू शेप ना हो करके एक एल शेप कॉस्ट है। ठीक है, हमने उसमें पढ़ा कि वो एल शेप कॉस्ट है, यानी कि उसमें जैसे जैसे हमारा आउटपुट बढ़ता है, हमारा लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट पहले कम होता है और मिनिमम पॉइंट पर पहुंचता है। मिनिमम पॉइंट पहुंचने के बाद वो ऑलमोस्ट उसी पॉइंट पर रहता है। लॉन्ग रन में हमारी जो लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व है वो राइज नहीं करती, यानी कि जो हमने ट्रेडिशनल थ्योरी में देखा कि जो राइजिंग पोर्शंस है, ठीक है, वो मॉडर्न थ्योरी में हमने कहा कि वो हमें देखने के लिए नहीं मिलता है। और इसके जो रीजंस थे वो ये हैं कि लॉन्ग रन में जो हमारी प्रोडक्शन टेक्निक्स है उसमें इंप्रूवमेंट्स हो सकता है, लार्ज स्केल प्रोडक्शन को हमको एडवांटेज मिल सकता है, जो कि लो कॉस्ट पर यूनिट को लेकर चलता है इवन एट हाई आउटपुट लेवल्स। ठीक है, तो असर्शन क्या है? द लॉन्ग रन कॉस्ट कर्व इज एल शेप्ड रेदर देन यू शेप्ड। करेक्ट बात है, यानी कि हमारा असर्शन जो है वो करेक्ट है। तो ए फॉल्स वाली बात गलत हो गई। ठीक है, द न्यू टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन ऑफ लार्ज प्लांट रिड्यूसेस द टोटल कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट इन द लॉन्ग रन। बिल्कुल सही बात है, हमारा असर्शन भी करेक्ट हो गया, हमारा रीजन भी करेक्ट हो गया। हमारा रीजन भी करेक्ट हो गया तो ऑप्शन डी फॉल्स हो गया। अब हमें देखना है कि जो असर्शन और रीजन हमारे दोनों ट्रू हुए हैं, बट क्या रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन? तो जैसे कि हम देखते हैं, करेक्ट, असर्शन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द रीजन, जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, क्योंकि जो हमारी नई टेक्निक्स होती हैं प्रोडक्शन की, उन्हीं की वजह से हमारा जो लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट है वो लॉन्ग रन में बढ़ता नहीं है, बल्कि एक टाइम के बाद कांस्टेंट हो जाता है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन ए क्या हो गया हमारा?
करेक्ट आंसर हो गया. आई होप दिस इज क्लियर टू यू. नेक्स्ट क्वेश्चन. Law of diminishing returns begins to operate. Law of diminishing returns कब ऑपरेट करना शुरू करता है? देखिए, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स क्या बताता है? इसको हम लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन भी कहते हैं. और ये लॉ जो है वो शॉर्ट रन में एप्लीकेबल होता है. शॉर्ट रन में मैंने आपको बताया कि हमारे कुछ फैक्टर्स जो होते हैं वो फिक्स्ड होते हैं और कुछ फैक्टर्स हमारे वेरिएबल होते हैं. सम फैक्टर्स आर फिक्स्ड, सम फैक्टर्स आर वेरिएबल. करेक्ट. और मैंने आपको बताया कि शॉर्ट रन में जैसे हम अपने वेरिएबल इनपुट्स को बढ़ाते हैं तो आफ्टर सम पॉइंट हमारा जो आउटपुट है वो कम होने लगता है. और ये आउटपुट कम क्यों होता है? क्योंकि हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट कम होने लगता है, जिसकी वजह से हमारा टोटल प्रोडक्ट कम होता है. तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स कब ऑपरेट करना शुरू होगा? जब मार्जिनल प्रोडक्ट मेरा डिमिनिश करना शुरू हो जाएगा. मार्जिनल प्रोडक्ट बिगिंस टू राइज, मार्जिनल प्रोडक्ट बिगिंस टू फॉल. तो मैंने क्या बताया? मार्जिनल प्रोडक्ट बिगिंस टू फॉल. ठीक है बेटा? ठीक है बेटा? तो ऑप्शन डी इज करेक्ट. अगेन मैंने क्या बताया कि जब दो ऑप्शन कंप्लीटली ऑपोजिट हो तो उनमें से कोई एक ठीक होता है. मार्जिनल प्रोडक्ट बिगिंस टू राइज, मार्जिनल प्रोडक्ट बिगिंस टू फॉल, कंप्लीटली ऑपोजिट हैं एक दूसरे के. ठीक है, दैट इज वाई इनमें से ऑप्शन डी इज करेक्ट. 90% केसेस में ऐसा होता है. कभी कभी ऐसा होता है कि ये जो ट्रिक है वो काम नहीं करती है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. Who among the following economists developed the concept of barriers to entry of firms? J.S. Bain जो थे, करेक्ट ऑप्शन ए है. J.S. Bain जो थे उन्होंने एंट्री पे बैरियर्स टू द एंट्री जो कॉन्सेप्ट है उसको इंट्रोड्यूस किया था. इसका मतलब ये होता है कि जो एग्जिस्टिंग फर्म्स होती हैं वो ऐसे ऑब्स्टेकल क्रिएट करती हैं जिससे कि जो नई फर्म्स होती हैं उनकी जो एंट्री होती है वो मार्केट में डिफिकल्ट हो जाती है. ठीक है. और ये जो है this is very fundamental and very instrumental in understanding the market structure and competition. Next question देखते हैं. What is the next question? Even as fixed average cost continue to falls, average fixed cost अगर continue करती रहे fall, the average variable cost begins to rise. Correct. Average variable cost जो है वो फिर भी शुरू हो जाती है. मतलब average variable cost जो है वो राइज होनी शुरू हो जाती है. ऐसा क्यों होता है? बिकॉज रिटर्न्स टू फैक्टर स्टार्ट्स डिमिनिशिंग. देखिए, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट जो होती है वो कैसी होती है? यहाँ पे आउटपुट, यहाँ पे मेरा है कॉस्ट. एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट जो होती है वो हमेशा गिरती ही रहती है. इट इज ऑलवेज डाउनवर्ड स्लोपिंग. और ये एसिम्प्टोटिकली टच करती है, एसिम्प्टोट बनाती है. यानी कि ये एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस को बहुत करीब से अप्रोच करती है. इट अप्रोचेस एक्स एक्सिस एंड द वाई एक्सिस बट इट नेवर टचेस द एक्सिस. ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों का अप्रोच तो जरूर करेगी बट उसको टच नहीं करेगी. ऑन द अदर हैंड हमारी जो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट होती है वो यू शेप होती है. यानी कि एवरेज वेरिएबल कॉस्ट जैसे हमारा आउटपुट बढ़ेगा तो पहले हमारी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कम होगी, फिर वो एक मिनिमम पॉइंट को टच करेगी और मिनिमम पॉइंट को टच करने के बाद एवरेज वेरिएबल कॉस्ट जो है वो बढ़नी शुरू हो जाती है क्योंकि हमारा जो रिटर्न्स टू फैक्टर्स है वो डिमिनिश होना शुरू हो जाता है. करेक्ट. इतने में कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझे बताइए. इतने में कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझे बता सकते हैं. एवरेज वेरिएबल कॉस्ट रिटर्न्स टू फैक्टर्स पे डिपेंड करती है. नेक्स्ट क्वेश्चन. Consider the following statements. The lowest point on the long run average cost curve is known as the minimum efficient scale. Correct.
मैंने आपको इस तरीके से बताया था, यहाँ पे एवरेज कॉस्ट और यहाँ पे आउटपुट। दिस इज लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व, और ये जो लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व का मिनिमम पॉइंट होता है, दिस इज नोन एज द मिनिमम एफिशिएंट स्केल। यानी कि कोई भी फर्म अगर इस ई पॉइंट पर ऑपरेट कर रही होती है लॉन्ग रन में, तो इसका मतलब ये है कि वो फर्म अपनी अटमोस्ट एफिशिएंसी के साथ काम कर रही है। उस फर्म की सबसे ज्यादा जो एफिशिएंसी है वो है, ठीक है, और ये एक ऐसा आउटपुट है जिसको हम मिनिमम कॉस्ट में प्रोड्यूस कर सकते हैं। रीजन सेकंड क्या है? इट इज द आउटपुट एट विच द लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व स्टॉप्स फॉलिंग। करेक्ट, ये एक ऐसा आउटपुट है इसके बाद जो हमारा लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व है वो गिरना बंद हो जाता है और उसके बाद में वो राइज करना शुरू कर जाता है। जैसे कि लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व क्या होता है, हमारा यू शेप होता है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व, पहले आउटपुट जब हमारा बढ़ेगा तो लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट हमारी कम होगी, फिर वो मिनिमम पॉइंट को टच करेगी और मिनिमम पॉइंट को टच करने के बाद लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट का हमारा बढ़ना शुरू हो जाएगा। और ये जो मिनिमम पॉइंट है इसी को हम मिनिमम एफिशिएंट स्केल बोलते हैं। यानी कि कोई भी फर्म अगर इस पॉइंट पर ऑपरेट कर रही है तो वो फर्म अपने ऑप्टिमम साइज पर ऑपरेट कर रही है। ठीक है, वो फर्म क्या कर रही है? अपने ऑप्टिमम साइज पर ऑपरेट कर रही है। ठीक है, कोई फर्म अगर यहाँ पे कर रही है तो ये अपने से ज्यादा एफिशिएंसी को यूज कर रही है, यहाँ पे अपने से कम कैपेसिटी वाले प्लांट को यूज कर रही है। ये सारी चीजें मैंने डिटेल में आपको क्लास में पढ़ाई हुई है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा, इसमें कोई भी कंफ्यूजन आपको नहीं होगा। नेक्स्ट क्लास और नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। Which one of the following curves will respond to the supply curve of labor? लेबर की जो सप्लाई कर्व होती है वो किस चीज पर डिपेंड करती है? लेबर की सप्लाई डिपेंड करती है वेजेस पर या फिर मार्जिनल रेवेन्यू ऑफ प्रोडक्ट पर। तो इसमें से क्या आपको गिवन है? मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट ऑफ ए लेबर। तो आपको हमेशा याद रखना है जो लेबर सप्लाई होती है वो वेजेस पर डिपेंड करती है या फिर मार्जिनल रेवेन्यू ऑफ प्रोडक्ट पर डिपेंड करती है। और मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ रेवेन्यू क्या होता है? वेजेस इनटू मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर। यानी कि हम जो एक एडिशनल लेबर को एम्प्लॉय कर रहे हैं, उस एडिशनल लेबर को एम्प्लॉय करने के लिए कितना वेजेस दे रहे हैं, वही उसका मार्जिनल रेवेन्यू ऑफ प्रोडक्ट है। या तो ऑप्शंस में डायरेक्टली आपको वेजेस दिया होगा, अगर वेजेस नहीं दिया होगा तो मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट दिया होगा। मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट नहीं दिया होगा, अगर उसको और ज्यादा ट्रिक क्वेश्चन बनाना वो चाह रहे हैं तो वो क्या करेंगे? और ज्यादा ट्रिक क्वेश्चन बनाने के लिए वो वेजेस मल्टीप्लाइड बाई मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर लिख देंगे। ठीक है, इतने में कोई कंफ्यूजन आई होप आपको नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। लिमिट प्राइस रेफर्स टू। लिमिट प्राइस क्या होता है? जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, लिमिट प्राइस की जो थ्योरी थी वो जेएस बेन ने दी थी, और उन्होंने क्या बताया था? उन्होंने बताया था कि जो एग्जिस्टिंग फर्म्स होती हैं वो ऐसे ऑब्स्टेकल्स बनाती हैं, वो ऐसे हिंड्रेंस क्रिएट करती हैं ताकि जो न्यू फर्म्स हैं वो इंडस्ट्री में एंटर ना कर पाए। ठीक है, तो जो लिमिट प्राइस होती है वो एक स्ट्रेटेजी होती है, और दिस इज द प्राइस विच प्रिवेंट्स एंट्री ऑफ न्यू फर्म्स। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या हो गया? करेक्ट बी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शैडो प्राइसेस कैन बी कॉल्ड। देखिए, शैडो प्राइसेस क्या होता है? जब हम कोई भी कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस कर रहे होते हैं, क्या कर रहे होते हैं? कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस। ठीक है, जब भी हम कोई कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस कर रहे होते हैं तो हम उसमें शैडो प्राइसेस का यूज करते हैं ताकि हम एक रिसोर्स को यूज करने की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को बता सके। ताकि हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है किसी रिसोर्स की
उसको बता सके इन कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस। ठीक है, तो ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी है। और इम्प्यूटेड कॉस्ट क्या होती है? इम्प्यूटेड कॉस्ट जैसे कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि जो कॉस्ट होती है वो दो तरीके की होती है, एक होती है एक्सप्लिसिट कॉस्ट, एक होती है इम्प्लिसिट कॉस्ट। जब मैं अपने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को सेल्फ सप्लाई करता हूँ, खुद से प्रोवाइड करता हूँ, तो हम उसकी इम्प्यूटेड कॉस्ट लगाते हैं, यानी कि मार्केट में जो भी कॉस्ट चल रही होगी या मार्केट डिटरमिन जो भी कॉस्ट होगी उसी के इक्विवेलेंट में जो कॉस्ट है वो खुद को दे दूंगा, दैट इज नोन एज द इम्प्यूटेड कॉस्ट। तो बेसिकली इम्प्यूटेड कॉस्ट जो होती है वो डायरेक्टली ऑब्जर्व नहीं होती, बट हम ये देख लेते हैं कि जो सेम, अगर हम लेट्स से ये सेम रिसोर्सेस अगर हम मार्केट में दें तो हमें क्या कॉस्ट मिलेगी, ठीक है, हमें कितनी कॉस्ट बियर करनी पड़ेगी। ठीक है, तो एक शैडो प्राइस का कॉन्सेप्ट हो गया, क्यों? क्योंकि हम इसमें एक वो वैल्यू दे रहे हैं जो कि बेस्ट ऑल्टरनेटिव यूज है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है? वो होता ही बेस्ट ऑल्टरनेटिव यूज है। तो बेसिकली जो शैडो प्राइस है, इम्प्यूटेड प्राइस, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, वो एक ही टर्म्स है। दे ऑल आर टेलिंग अस कि व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ यूजिंग ए रिसोर्सेस। ठीक है, अगर हम उस रिसोर्सेस को अपनी जगह, अगर हम ए प्रोडक्शन में यूज कर रहे हैं, अगर हम उसको ए प्रोडक्शन में ना यूज करके अगर बी प्रोडक्शन में यूज करें, तो उस केस में व्हाट इज द बेस्ट वैल्यू दे विल गेट। ठीक है, तो ये क्या कर रहे हैं? बेसिकली मोर और लेस सेम ही चीज बता रहे हैं। तो शेडो प्राइसेस कैन बी कॉल्ड एज इम्प्यूटेड कॉस्ट एंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। करेक्ट आंसर वुड बी सी, उनको हम दोनों बोल सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन इज exponents of the Cobb exponents of the Cobb-Douglas prediction represent output elasticity of the factors, share of factor income in total income, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। देखिए कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन तो मैंने बहुत डिटेल में बताया हुआ है। तो जो कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन होता है उसके एक्सपोनेंट्स आउटपुट इलास्टिसिटी ऑफ फैक्टर्स को बताते हैं। Q इज इक्वल टू ए एल की पावर अल्फा के की पावर बीटा। ये हमें क्या बता रहा है? अल्फा हमें क्या बता रहा है? अल्फा इज द आउटपुट इलास्टिसिटी ऑफ लेबर, आउटपुट इलास्टिसिटी ऑफ लेबर। और बीटा हमें क्या बता रहा है? बीटा हमें बता रहा है आउटपुट इलास्टिसिटी ऑफ कैपिटल। आउटपुट इलास्टिसिटी का क्या मतलब होता है? आउटपुट इलास्टिसिटी ऑफ लेबर का ये मतलब होता है कि अगर हम लेबर को चेंज करें या लेबर को 1% बढ़ाएं तो उसके रिस्पॉन्स में टोटल आउटपुट मेरा कितना बढ़ेगा। सेम वे आउटपुट इलास्टिसिटी ऑफ कैपिटल क्या बताता है कि अगर मैं अपना कैपिटल 1% से बढ़ाता हूं तो उसकी वजह से मेरा जो टोटल आउटपुट है वो कितना बढ़ेगा। दैट इज नोन एज द आउटपुट इलास्टिसिटी ऑफ फैक्टर। ठीक है, अगर मैं 1% चेंज करता हूं तो। दूसरा, इनके जो एक्सपोनेंट्स हैं अल्फा प्लस बीटा, अगर आप इनको ऐड कर देते हैं तो ये आपको रिटर्न्स टू स्केल भी बताते हैं। क्योंकि एक्सपोनेंट्स की बात हो रही है तो मैंने सोचा कि सारी चीजें बता दूं। अल्फा प्लस बीटा अगर इन दोनों का सम 1 के इक्वल होता है तो ये कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल बताता है। अल्फा प्लस बीटा अगर इन दोनों का सम 1 से ज्यादा होता है तो ये इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल बताता है। अल्फा प्लस बीटा अगर इन दोनों का सम 1 से कम होता है तो ये डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल बताता है। दिस इज द होल कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सपोनेंट्स ऑफ कॉब-डगलस प्रोडक्शन फंक्शन। सेपरेटली वो क्या बता रहे हैं और साथ में जब हम उनको ऐड कर देंगे तो वो क्या बता रहे हैं। इतना क्लियर हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट ऑफ स्केल और इकोनॉमीज अप्लाइज इन लॉन्ग रन विद कांस्टेंट टेक्निकल कोएफिशिएंट। नहीं, अगर हम अपनी टेक्नोलॉजी को चेंज नहीं कर सकते हैं तो कॉन्सेप्ट ऑफ स्केल जो है वो उसमें एप्लीकेबल नहीं होगा। लॉन्ग रन विद वेरिएबल टेक्नोलॉजी, यस, हम लॉन्ग रन की जब बात करते हैं, देखिए जब हम शॉर्ट रन की बात करते हैं तो हम उसमें रिटर्न्स टू फैक्टर की बात करते हैं, और जब हम लॉन्ग रन की बात करते हैं तो हम उसमें रिटर्न्स टू स्केल की बात करते हैं, यानी कि हम उसमें स्केल के कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। और लॉन्ग रन, याद रखिए लॉन्ग रन
मैंने पहले भी बताया, जैसे कि शॉर्ट रन में कुछ फैक्टर फिक्स्ड होते हैं, कुछ फैक्टर वेरिएबल्स होते हैं, बट लॉन्ग रन में आपके सारे के सारे फैक्टर वेरिएबल होते हैं, कोई भी फैक्टर फिक्स नहीं होता है, ठीक है। तो लॉन्ग रन विद वेरिएबल टेक्नोलॉजी इज द करेक्ट आंसर। अगेन सेम चीज मैंने क्या बताया, दो जो ऑप्शंस हैं, अगर वो दोनों कंप्लीटली ऑपोजिट हैं एक दूसरे में, तो बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि उन दोनों में से कोई एक आंसर आपका ठीक होगा। जैसे कि ये कांस्टेंट टेक्निकल कोफिशिएंट या कांस्टेंट टेक्नोलॉजी सेम चीज, और ये वेरिएबल, कांस्टेंट और वेरिएबल आपस में ऑपोजिट है एक दूसरे के। कांस्टेंट फिक्स, वेरिएबल जो चेंज होता रहे, तो उन दोनों में से कोई एक ऑप्शन ही सही होगा। अब आप इसको कॉमन सेंस से भी चेक कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ स्केल, अगर आपने जो शॉर्ट रन लॉन्ग रन अच्छे से पता है, तो आपको पता है कि स्केल जो है वो लॉन्ग रन का ही कॉन्सेप्ट है, वो शॉर्ट रन का कॉन्सेप्ट है ही नहीं। तो आप इसमें शॉर्ट रन के दोनों ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं, ऑप्शन सी भी एलिमिनेट कर सकते हैं, ऑप्शन डी भी एलिमिनेट कर सकते हैं, ठीक है। लॉन्ग रन विद कांस्टेंट टेक्निकल वेरिएबल टेक्नोलॉजी, तो इसमें अगर आपको पता है कि लॉन्ग रन में कुछ भी फिक्स नहीं होता है, सब कुछ वेरिएबल होता है, तो आप इसको बिना किसी प्रायर नॉलेज के भी सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दैट इज एल शेप्ड एवरेज कॉस्ट कर्व इज विटनेस इन द लार्ज फॉर्म बिकॉज ओनली द लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स ऑपरेट्स, नहीं। द लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल ऑपरेट्स, नहीं। ओनली द लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न्स ऑपरेट, नहीं। द ऑपरेशन ऑफ लॉ ऑफ डिक्रीजिंग रिटर्न इज कंटिन्यूअसली पोस्टपोन्ड, करेक्ट। हमारा जो लॉ ऑफ डिक्रीजिंग रिटर्न्स है वो रिस्पॉन्सिबल होता है कॉस्ट कर्व्स को इंक्रीज होने में। बेसिकली जो रिटर्न्स होते हैं और जो हमारी कॉस्ट होती है वो आपस में इनवर्सली रिलेटिव्स होते हैं, यानी कि जो हमारे रिटर्न्स हैं और जो हमारी कॉस्ट है वो आपस में इनवर्सली रिलेटेड होते हैं। अगर इंक्रीजिंग रिटर्न्स हैं तो हमारा जो कॉस्ट है वो क्या हो रहा होगा, डिमिनिशिंग हो रहा होगा। अगर डिक्रीजिंग रिटर्न्स है तो हमारा कॉस्ट क्या हो रहा होगा, बढ़ रहा होगा, ठीक है। क्योंकि लॉ ऑफ जो एल शेप्ड एवरेज कॉस्ट कर्व है उसमें लॉ ऑफ डिक्रीजिंग रिटर्न्स जो होता है वो हम एप्लीकेबल ही नहीं कर पाते हैं, उसका जो इम्प्लीमेंटेशन है वो कंटिन्यूअसली पोस्टपोन्ड होता रहता है। इसीलिए जो एल शेप्ड एवरेज कॉस्ट कर्व है वो हमको देखने के लिए मिलती है। आई होप इतने में कोई भी कंफ्यूजन आपको नहीं होगा। अगर इतने में कोई भी कंफ्यूजन है तो आप मुझे बताइए। करेक्ट ऑप्शन इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज a firm will be of optimum size when marginal cost is at minimum, when average cost is at minimum, when marginal cost is equal to marginal revenue, the firm maximizes its output। a firm will be of optimum size, कोई भी फर्म ऑप्टिमम साइज की कब होगी। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि अगर फर्म ऑप्टिमम साइज की बात कर रहे हैं, यानी कि हम मिनिमम एफिशिएंट स्केल की बात कर रहे हैं। मिनिमम एफिशिएंट स्केल जो है लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व का कॉन्सेप्ट होता है। कोई भी फर्म जब लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व के मिनिमम पॉइंट पर ऑपरेट कर रही होती है तो हम उसे बोलते हैं कि वो फर्म अपने मिनिमम एफिशिएंट स्केल पर ऑपरेट कर रही है और वो फर्म ऑप्टिमम साइज की है, ठीक है। तो एवरेज कॉस्ट जब मिनिमम पे होगी तो जो हमारी फर्म है वो ऑप्टिमम साइज की होगी। अभी मैंने थोड़ी देर पहले पूरा लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट का कॉन्सेप्ट पढ़ाया है। इसी तरीके से पीवाईक्यू रिपीट होता है। आपने देखा किस तरीके से पीवाईक्यू रिपीट हुआ, अगर आपने वो वाला क्वेश्चन किया होता, ठीक है। लेट मी जस्ट शो यू वो कौन सा क्वेश्चन था। ये देखिए, ये जो क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन आपका 2015 में पूछा गया है, इसकी जो फर्स्ट स्टेटमेंट है, द लोएस्ट पॉइंट ऑन द लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व इज नोन एज द मिनिमम एफिशिएंट स्केल। ये ही सेम फर्स्ट स्टेटमेंट, यही सेम स्टेटमेंट को उन्होंने क्वेश्चन आंसर की फॉर्म में 2017 में दिया। दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। आप जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जब हम प्रोडिक्शन थ्योरी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन खत्म करने की तरफ होंगे ना, तो आपको ये लगेगा कि सारे के सारे टॉपिक्स रिपीट हो रहे हैं, सारे के सारे टॉपिक्स रिपीट हो रहे हैं, ये तो सारे कॉन्सेप्ट्स रिपीट हो रहे हैं, ठीक है।
एंड दिस इज द बेस्ट एग्जाम्पल। आप देखिए जो क्वेश्चन है वो रिपीट होना शुरू हो गए हैं। ए फर्म विल बी ऑफ ऑप्टिमम साइज, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, वही स्टेटमेंट है। व्हेन इट विल बी, व्हेन एवरेज कॉस्ट इज एट ए मिनिमम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, देखिए ये मैंने स्टार्टिंग में पढ़ाया था। मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व की बात हो रही है। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व या फिर प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर क्या बताता है कि इकोनॉमी में हम लिमिटेड रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी के साथ कितने गुड्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं। और ये भी बताता है कि अगर हमें एक गुड का प्रोडक्शन बढ़ाना है तो दूसरे गुड के प्रोडक्शन को कम करना पड़ेगा। और जब पीपीसी था वो ऐसे होता था, यहाँ पे गुड एक्स है आपका, यहाँ पे गुड वाई है, और पीपीसी कॉनकेव होता था शेप में, ठीक है, डिमिनिशिंग होता था। और इसका जो स्लोप होता था उसको हम, स्लोप ऑफ पीपीसी को हम मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन बोलते थे, एक्स वाई, मार्जिनल एमआरटी एक्स वाई, और इसका फॉर्मूला होता था मार्जिनल कॉस्ट ऑफ एक्स डिवाइड बाय मार्जिनल कॉस्ट ऑफ वाई। यानी कि जो ऑप्शन ए है दैट इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। जो मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल इंफॉर्मेशन है, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन बिटवीन टू गुड्स एक्स एंड वाई, ये एक ऐसे रेट को रिप्रेजेंट करता है जिसमें जो वन गुड, एक गुड को सेक्रीफाइस करना ही पड़ेगा अगर आपको दूसरे गुड का प्रोडक्शन बढ़ाना है। आप एक गुड का प्रोडक्शन बिना दूसरे गुड के प्रोडक्शन को कम किए नहीं बढ़ा सकते हैं, क्योंकि आपके पास रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी लिमिटेड है, आपका जो आउटपुट है वो कॉन्स्टेंट है। ठीक है, आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। ये जो रेशो है, ये रेशो आपके अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को रिफ्लेक्ट करता है। ठीक है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का फॉर्मूला भी यही है। ठीक है, आई होप आज के जितने भी कॉन्सेप्ट मैंने आपको पढ़ाए हैं वो सारे कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको कॉन्सेप्ट्स में कोई भी डाउट आता है, आप उसको रिवाइंड करके देखिए, फिर भी आपको डाउट आता है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में आप अपने क्वेश्चन को छोड़ते जाइए। ठीक है, अगर आपको ये क्लासेस अच्छी लग रही हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और वीडियो पे कमेंट कीजिए। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, सी यू सून।